This is the story of every CA article who is trying to get an industrial training. You tried but still did not get an industrial training. So watch this video and I'll tell you how you can apply for CA industrial training. So hi guys, this is Karthik this side. I hope you're doing well. एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पा सकते हैं. एंड दिस इज़ अ रियलिस्टिक वीडियो बिकॉज दिस इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन माई एक्सपीरियंस. एंड वाई माई एक्सपीरियंस मैटर्स बिकॉज बीइंग अ सीए इंटरमीडिएट ऑल इंडिया रैंकर, having an articleship from Big Four and having good co-curricular activities also did not get me responses from my desired firms, जिससे मुझे समझ में आया कि क्या गलती मैं कर रहा था सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की एप्लीकेशन में. एंड आप उन गलतियों को करने से बच सकते हैं एंड यू कैन लैंड योर ड्रीम कंपनी. सबसे पहले एक बात करते हैं कि भाई कौन कहता है कि सीए के अंदर रिजर्वेशंस नहीं होते. देयर इज़ अ बिगर कैंसर इन सीए दैन रिजर्वेशंस एंड दैट कैंसर इज़ रेफरेंस सिस्टम. मैं इस रेफरेंस सिस्टम को क्रिटिसाइज़ करना चाहता हूँ बिकॉज द प्रॉब्लम इज़ कि जो नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं, द कैंडिडेट्स विद गुड कनेक्शंस, वो कैंडिडेट्स आपकी सीट्स खा जाते हैं इवन दो यू आर डिजर्विंग. वो कैंडिडेट्स को विजिबिलिटी मिलती है इवन दो यू आर डिजर्विंग ऑफ दैट सीट. एंड आई एम नॉट अगेंस्ट दिस सिस्टम बिकॉज रेफरेंस सिस्टम कंपनीज का काम ईजी करता है. क्यों? बिकॉज एक एचआर को ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ती 100 रेज्यूमेज के अंदर की कौन सा रेज्यूमे अच्छा है. उसको किसी एम्प्लॉय ने किसी का रेफरेंस भेजा एंड एचआर को पता है कि हाँ दिस माइट बी अ गुड पर्सन. सो वो उनका रेज्यूमे खोलते हैं, उनको कॉल करते हैं एंड जल्दी से उनका सिलेक्शन हो जाता है एज कम्पेयर टू द लॉन्ग प्रोसेस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग द रिज्यूमेज, उनको कॉल करना, एचआर राउंड करना, फिर और भी अलग अलग एप्टीट्यूड टेस्ट करना एंड उसी के साथ अदर राउंड्स करना. तो इसके कंपैरिजन में कंपनीज को बहुत इजी हो जाता है ऐसे कैंडिडेट्स को चूज करना जो रेफरेंस से आते हैं. बट द प्रॉब्लम इज कि रेफरेंस का भी एक कोटा होना चाहिए ना भाई. इफ़ यू वांट टू हायर थ्रू अ रेफरेंस ओनली, अगर आपके पास 10 ओपनिंग्स हैं एंड यू आर प्रेफरिंग द कैंडिडेट्स विद द रेफरेंस, तो आप बाकी कैंडिडेट्स के लिए क्यों खोल रहे हो जगह भाई. देन व्हाई आर यू इन्वाइटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेंट्स अगर आपको उनकी एप्लीकेशन खोल के ही नहीं देखनी. बिकॉज वाई, एक एप्लीकेंट 100 जगह पे अप्लाई करता है भाई. प्रॉब्लम क्या है भाई, उसका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट ही नहीं होता. क्यों? क्योंकि हज़ारों एप्लीकेशंस एचआर के पास आ रखे हैं. एचआर डज नॉट गिव अ शिट. क्यों? क्योंकि उसके पास 20 रेज्यूमेज रेफरेंस वाले भी आ रखे हैं. तो वो तो उन 20 रेज्यूमेज को ही प्रेफरेंस देगी ना भाई. आप समझो कि SC ST या OBC का एक कोटा होता है, बट जो बची हुई सीट्स होती है उसके ऊपर सबका हक होता है. अपनी फाइट करो एंड गेट दो सीट्स. बट यहाँ पे रेफरेंस का कोई कोटा नहीं है. 100 में से 80 सीट्स, 90 सीट्स, ऐसा कोई कोटा नहीं है. 100 आउट ऑफ 100 कैन ऑल्सो बी फिल्ड थ्रू रेफरेंसेज. दैट इज द प्रॉब्लम. सो अगर आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पानी है विद वेरी इजी स्टेप्स, तो सबसे पहला एंड सबसे आखिरी स्टेप बताऊंगा, दैट इज गेट अ गुड रेफरेंस. अगर आपको रेफरेंस मिल गई तो आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऐसे ही लग जाएगी भाई. अब अगर हम बेसिकली सिलेक्शन प्रोसेस को देखें तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है. आप एप्लीकेशन देते हो, फिर आपके रिज्यूमे की स्क्रीनिंग होती है. अगर आपके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ है, अच्छे फीचर्स हैं, अगर उनको लगता है कि दिस कैंडिडेट इज़ गुड फॉर अस, तो वो आपको कॉल करते हैं. यानी कि आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट होता है, आपको कॉल की जाती है, आपसे कुछ एचआर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड कहीं ना कहीं सिंपली बोला जाए तो आपका एक इंटरव्यू होता है. मोस्टली कंपनीज में 2 इंटरव्यू के राउंड्स हो जाते हैं. उतने में ही अगर वो बंदा क्लियर कर ले तो उसका सिलेक्शन हो जाता है. सो दिस इज़ द थिंग, बेसिक सिलेक्शन का क्राइटेरिया. ठीक है, तो सबसे पहले वी नीड टू सी कि यार हमारे पास एक अच्छा रिज्यूमे हो, है ना. अब आप मेरा एप्लीकेशन एक्सपीरियंस सुनोगे. मेरे पास एक अच्छा रिज्यूमे था. आई हैड अ बिग 4 आर्टिकलशिप, आई हैड रैंक इन सीए इंटरमीडिएट. मेरी को करिकुलर्स के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ शाइन करती थी, दैट वाज माय यूट्यूब चैनल. बट स्टिल मेरे को बहुत कम जगह से कॉल आए. आई एंटिसिपेटेड कि एटलीस्ट कॉल्स हर जगह से आएंगे, बट नहीं आए. उसका मेजर रीज़न पता क्या है? इट वॉज नॉट अ बैड रिज्यूमे, इट वॉज लेस विजिबिलिटी. वाई? बिकॉज कोई ओपनिंग आती है, 1000, 2000, 3000 लोग उस पर अप्लाई कर देते हैं भाई. 3000 लोगों में डू यू थिंक कि रिज्यूमे खुलेगा किसी का? नहीं खुल रहा. सेकेंडली, जो ओपनिंग्स आती है, पता है वो ओपनिंग्स कौन देते हैं? वो ऐसे लोग ओपनिंग्स देते हैं जो खुद एचआर वाले हैं ही नहीं. वो लोग थोड़ा बहुत पैसा कमाने के लिए लिंक्डइन पे पोस्ट डाल देते हैं कि ओपनिंग्स आ रखी है, हमें रेज्यूमे भेजो, ताकि वो लोग कुछ गिने चुने 8-10 रेज्यूमे रैंडम बेसिस पे खोलेंगे और उसको एचआर को फॉरवर्ड कर देंगे. उनमें से कोई सेलेक्ट हुआ तो उनको बोनस मिल जाता है. सो दिस इज़ द थिंग दैट इज़ हैपनिंग इन दिस इंडस्ट्री कि आप अपनी बड़ी आशा के साथ एक रिज्यूमे भेजते हो किसी बंदे को पूरा लिख के कि डियर सर, होप यू आर डूइंग वेल, आई एम हियर टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन सो कॉल्ड कंपनी, और मैं आपकी एस्टीम्ड कंपनी और डायनामिक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट के अंदर बहुत अच्छे से खुद को एक फिट करूँगा और मैं बहुत सारा लर्निंग एटीट्यूड लेके आऊँगा, दिस एंड दैट. बट वो खोल के कोई पढ़ता भी नहीं बिकॉज उनको कोई मतलब नहीं है. उन लोगों को पैसा कमाना है. सो दे डू नॉट गिव अ शिट अबाउट इट. ठीक है, तो इससे एक चीज़ तो होती है, अगर इफ़ यू आर अ रेफरेंस हीन पर्सन, आपके पास रेफरेंस नहीं है, तो भाई आपको अपने रिज्यूमे को अच्छा बनाना है. उसके साथ साथ आपको विजिबिलिटी बढ़ानी है. मतलब कि एचआर के पास रिज्यूमे नहीं पहुंचा तो चाहे आपके पास AIR 1 ही क्यों ना हो भाई, आपको कोई नहीं पूछ रहा. ठीक है,
इंटरेस्ट में अगर अच्छा रिज्यूमे है, एचआर के पास पहुंच गया, देन आपका कंपटीशन दूसरे कैंडिडेट से नहीं है, आपका कंपटीशन क्रीम कैंडिडेट्स प्लस रेफरेंस वालों से है। क्योंकि अगर आपका रिज्यूमे अच्छा है तो आप सेलेक्ट हो रहे हो, एंड कुछ दूसरे कैंडिडेट्स का रिज्यूमे अच्छा है वो सिलेक्ट होंगे, प्लस ऐसे लोग सेलेक्ट होंगे जिन लोगों ने रेफरेंस लगवाई है। तो आपका कंपटीशन उनसे ही है कि उनके साथ आप कितना कम्पीट करते हो और एक जॉब को पकड़ लेते हो। नाउ यू वुड से कि भाई ठीक है, विजिबिलिटी चाहिए, रिज्यूमे अच्छा बना लेंगे, सब ठीक है, बट भाई विजिबिलिटी कैसे लाएं? तो अब आप एक चीज़ समझोगे ना, तो दो तरीके से आप अप्लाई करते हो किसी भी कंपनी के अंदर। फर्स्ट इज थ्रू द पोर्टल, यानी कि कंपनी का जो पोर्टल होता है उस पर जा करके अपने ईमेल आईडी से लॉगिन करके, एंड दूसरा तरीका होता है आप उनके एचआर्स को या किसी भी पर्सन को, रैंडम पर्सन को मेल करते हो। ये दो ही तरीके होते हैं एप्लीकेशन करवाने के। रेफरेंस तो भाई फिर भूल ही जाओ, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे ये चीज़ कर सकते हैं। तो देखो भाई, पोर्टल पे यूजुअली ATS एक सॉफ्टवेयर होता है, वो लोग उससे टेस्टिंग करते हैं। बड़ी कंपनी के पास अगर 2000 एप्लीकेशन आ रही है, वो उसको पढ़ के नहीं देखेंगे सारी की सारी, सबको स्क्रीनिंग नहीं करते। वो अपने ATS सिस्टम पे इन रेज्यूमेस को चलाते हैं, और उससे उनको पता चल जाता है कि भाई कौन सा रेज्यूमे हमारे लिए फिट है, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो अगर आपका रेज्यूमे रिजेक्ट हो रहा है सिस्टम के अंदर, इसका मतलब कहीं ना कहीं यूँ समझ लो कि आइदर द रेज्यूमे इज़ नॉट सो गुड, या फिर वो सिस्टम नहीं आपको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि आप चाहे 4 बार भी अप्लाई कर लोगे, चारों बार आपको रिजेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि आप रिज्यूमे को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, फॉर्मेटिंग अच्छी कर सकते हो। उसके बाद अगर रिज्यूमे उनके सिस्टम में एक्सेप्ट हो जाता है तो आपके रिज्यूमे की स्क्रीनिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। तो जो कंपनी के पोर्टल से एप्लीकेशन करने का सिस्टम था, उसकी तो हमने कर ली बात कि किस तरीके से उसका सोल्यूशन। दो ही सोल्यूशन है, या तो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर एक्सेप्ट नहीं हो रहा तो आप रिज्यूमे अच्छा कर सकते हो, दैट इज दी ओनली सोल्यूशन। तो अब दूसरा सोल्यूशन हमारे पास बचता है, दैट इज़ द ईमेल का ऑप्शन। तो भाई ईमेल आप करो, बट एक चीज़ याद रखना, ईमेल करके मत छोड़ देना। मैंने ये गलती करी थी कि मैं ईमेल कर देता था लोगों को, बट मैं ईमेल करके छोड़ देता था, मैं बार बार ईमेल नहीं करता था। आप सोचो 1000 एप्लीकेशन आ गई उसके पास आज के दिन में, उसने आपकी एप्लीकेशन नहीं खोली। अब आपको क्या लगता है नेक्स्ट डे वो बंदा आकर के अपना मेल बॉक्स स्क्रॉल करेगा बैठ के? नहीं, वो गई एप्लीकेशन तो गई नीचे, वो नहीं खोलेगा, उसको क्या मतलब है भाई, ठीक है। तो आप हर दूसरे तीसरे दिन बार बार ईमेल डालो कि मेरी एप्लीकेशन कंसीडर कर, मेरी एप्लीकेशन, रिज्यूमे डालते रहो, रिज्यूमे डालते रहो, बार बार करो, 5-7 बार 10 बार उस बंदे को मैसेज कर दो, किसी एक बार तो खुलेगा आपके लक से। बट अगर ट्राई नहीं करोगे तो नहीं होगा। विजिबिलिटी पाने का एक तरीका यही है कि आप रिपीटेटिव मेल्स डालो, फॉलोअप्स कम डालो, चाहे फॉलोअप भी डालना है फॉलोअप भी डालो, रिपीटेटिव मेल डालनी है वो डालो, बट कहीं ना कहीं उससे विजिबिलिटी आ जाती है, ठीक है। बट अगेन द प्रॉब्लम परसिस्ट कि मेल आईडी जो मेजरली आपको मिलती है वो ऐसे लोगों की होती है जो थोड़ा बहुत बोनस या रेफरेंस के चक्कर में, मतलब हम आपको रेफर कर देंगे इसलिए आपके रिज्यूमेज को अपनी मेल आईडीज पे मंगाते हैं, बट वहाँ पे हजारों एप्लीकेशन जाती है। सो इट डजेंट मेक सेंस कि ऐसे लोगों की मेल आईडीज पे ज़्यादा एप्लीकेशन आप डालो, बिकॉज वो ऑलरेडी 8-10 लोगों को रेफर कर देंगे, और आप बार बार फॉलोअप डालते रहोगे बट आपकी एप्लीकेशन नहीं सिलेक्ट होने वाली। सो व्हाट वर्क पता क्या करता है, लिंक्डइन पे लोगों को अप्रोच करो, उनसे पूछो उनके एक्सपीरियंस कैसे हैं, एंड उनसे ये पूछो कि क्या आप हमें रेफ़र कर देंगे। अगर वो रेफ़र कर देते हैं वेरी गुड, रेफ़र नहीं करते तो उनसे बेयर मिनिमम एक चीज़ मांग लो, उनको बोलो कि भाई एटलीस्ट HR की आईडी तो दे दे। जैसे आप किसी को बोलो, आप अपने घर पे बोलोगे मुझे 10,000 रुपये चाहिए, वो बोलेंगे क्यों चाहिए, तो भाई बड़ी डिमांड कर ली, बट अचानक से अब आप डिमांड गिरा दो, अब आप बोलो मुझे सिर्फ 50 रुपये चाहिए, तो वो बोलेंगे ले ले। तो सेम है, आप किसी से रेफरेंस मांगते हो, बड़ी डिमांड हो जाती है, वो बंदा ओवरवेलम हो जाएगा, क्यों करूँ रेफ़र तुझे, फिर उसको बोला अच्छा चल रेफ़र मत कर भाई, मुझे ईमेल आईडी तो दे दे। तो ईमेल आईडी ले लेना HR की, और HR को डायरेक्टली मेल करो, क्योंकि मोस्ट लोगों के पास ईमेल आईडीज़ का, HR की ईमेल आईडीज़ का एक्सेस नहीं होता। डायरेक्टली HR को मेल करोगे तो कहीं ना कहीं विजिबिलिटी आती है, एंड फिर वही प्रोसेस रिपीट कर लो कि हर दूसरे तीसरे दिन में आप उसको पुश करते रहो, ताकि HR की आंखों के आगे आपका रिज्यूमे आ जाए, एंड कहीं ना कहीं आपकी एटलीस्ट रिज्यूमे की स्क्रीनिंग हो जाए और वो आपको कॉल कर ले। उसके बाद इंटरव्यू में जो होता है वो तो देखा जाएगा, ठीक है। अब वन मोर प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट इन दिस इंडस्ट्रीज कि हर एक आर्टिकल या मोस्ट ऑफ दी आर्टिकल्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ढूंढ रहे हैं, बिकॉज वो अपनी आर्टिकलशिप से परेशान है, ठीक है। सेकेंडली व्हाट हैपन्स इज कि वो लोग भाई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ढूंढते हैं, उनको कोई स्पेसिफिक चॉइस ही नहीं है भाई, वो लोग बस हमें इंडस्ट्रियल मिल जाए कहीं भी चले जाएंगे। तो इससे होता क्या है, एक वैकेंसी आती है, अब चाहे वो वैकेंसी किसी भी टाइप की इंडस्ट्री की हो, बैंकिंग की हो, FP&A की हो, कंसल्टिंग की हो, ये हो वो हो, सभी लोग उसमें अप्लाई करे जा रहे हैं भाई। कोई प्रेफरेंस ही नहीं है किसी की कि मुझे इसमें अप्लाई करना है, मुझे उसमें अप्लाई करना है। तो 10,000 कैंडिडेट है, 2,000 के सामने वो वैकेंसी आ रही है, 2,000 के 2,000 अप्लाई कर रहे हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि उन 10,000 में से 500 लोगों का इंटरेस्ट है उस डोमेन में, नहीं, कोई मर्जी डोमेन दे दो।
तो इस तरीके से सब अप्लाई करते हैं, तो फ्लडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो अगर आपको स्टैंड आउट करना है तो ये तरीका ज़रूर वर्क करेगा कि आप HR की ईमेल आईडीज़ निकालो। दिस विल डेफिनेटली इंक्रीज द चांस ऑफ योर रेज्यूमे गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, माई रेज्यूमे गोट शॉर्ट लिस्टेड एट ITC, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, बार्कलेज, इसके साथ साथ DE शो एंड HCL टेक्नोलॉजीज। बट इसको छोड़ के कई कंपनीज में मैंने और भी अप्लाई किया था, बट वहाँ पे भी रेज्यूमे शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए, बिकॉज दिस वॉज द सिंगल रीज़न कि रेज्यूमे को विजिबिलिटी नहीं थी। मैंने ये चीज़ बाद में रियलाइज़ करी कि मैं ऐसे लोगों को ईमेल्स कर रहा हूँ जो लोग वहाँ पे या तो इंडस्ट्रियल ट्रेनीज हैं या फिर एंट्री लेवल CAs हैं, वो जस्ट वांट टू अर्न सम बोनस। तो उन लोगों ने ऑलरेडी 10-12 लोगों को रेफ़र कर दिया होगा, तो वाई वुड दे रेफ़र माई रेज्यूमे एंड दे आर नॉट HRs, तो कहीं ना कहीं कॉल तो आनी ही नहीं भाई। तो ये मिस्टेक मैंने बाद में रियलाइज़ करी, बट इट्स ओके। अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम अपने रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करा सकते हैं। बात करते हैं इंटरव्यू की, तो भाई इंटरव्यू का सीधा सा फंडा है, HR राउंड वगैरह यू कैन ईजिली क्रैक। क्यों ज्वाइन करना है, पुरानी कंपनी क्यों छोड़नी है, टेल मी ए डिफिकल्ट टास्क, ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछते हैं लोग कि टेल मी ए डिफिकल्ट सिचुएशन विच यू फेस ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप। ये बहुत पूछते हैं वो लोग, पता नहीं क्या प्यार है उनको इस क्वेश्चन से, बट ये बता देना। फिर एक ये क्वेश्चन पूछते हैं कि वॉक अस थ्रू योर रेज्यूमे, हमें आपके रेज्यूमे के बारे में बताओ। ठीक है, आपके बारे में बताओ। ये सब बेसिक क्वेश्चंस HR राउंड के अंदर पूछते हैं, तो ज़्यादा ऐसे HR राउंड हैवी नहीं होता। इसको छोड़ के टेक्निकल राउंड आता है भाई। टेक्निकल राउंड पे पता नहीं इंटरव्यूअर्स को ना 2-3 स्टैंडर्ड से बहुत ज़्यादा प्यार है। एक तो इनको प्यार है 116 से, दैट इज़ लीज वाला स्टैंडर्ड। पता नहीं इनको लीज के अंदर क्या अच्छा लगता है, क्या इंटरेस्ट आता है। देखो, एक रीज़न होता है कि लीज का स्टैंडर्ड अभी रिसेंटली आया है और उसने इम्पैक्ट किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लोगों की, तो उसके कारण उनको प्यार है उस स्टैंडर्ड से। पता नहीं क्यों ऐसा प्यार है, उनको लगता है लीज बहुत मुश्किल है। लीज इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट कंसेप्ट, तो वो कंसेप्ट आप ढंग से पढ़ लेना इंटरव्यू से पहले। उसी के साथ साथ 115 से बड़ा प्यार है इनको, बिकॉज 115 इज़ वेरी एप्लीकेबल स्टैंडर्ड। ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है, हर जगह पे अलग अलग अप्लाई होता है, तो लोगों को अच्छा लगता है। इसको छोड़ के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की अगर आपको नॉलेज है 109 की, तो दैट इज़ वेरी गुड। इसके साथ साथ आप कंसोलिडेशन और बिजनेस कॉम्बिनेशन की नॉलेज ज़रूर रखना, बिकॉज ये चीज़ें भी वो लोग पूछ सकते हैं। तो मेजरली 3-4 स्टैंडर्ड्स होते हैं जो अच्छे होते हैं, जो वो लोग अकाउंट से पूछते हैं। ठीक है, इसको छोड़ के अगर आप टैक्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो एक डोमेन स्पेसिफिक चीज़ है, तो उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। बट जनरल रोल्स के लिए ये नॉलेज होती है। ये वाली नॉलेज मेजरली हर एक इंसान पूछ ही लेता है जनरल नॉलेज के लिए भी। इसको छोड़ के आपने रिज्यूमे में जो भी लिखा है, ऑडिट के अंदर जो किया है या फिर कोई भी डोमेन से हो, आप अपने रिज्यूमे में जो भी लिख दिया वो कुछ भी पूछ सकते हैं, और उनको उसमें इंटरेस्ट भी बहुत आता है कि अच्छा तूने इन्वेंट्री का ऑडिट किया, बता भाई इन्वेंट्री में क्या ऑडिट किया। फिर वो पूछते हैं अच्छा इसको ऐसे करता तो कैसे होता, इसको ऐसे करता तो कैसे होता। बेसिक बेसिक चीज़ें उसको आगे आगे लेके जाके पूछते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो लोग क्वेश्चंस को आगे एडवांस करते हैं। तो ये वाला हो गया अपने टेक्निकल राउंड्स के क्वेश्चंस बेसिक वाले। इसके बाद और वो लोग क्या पूछते हैं, वो थोड़ा थोड़ा आपकी एनालिटिकल स्किल्स देख सकते हैं। वो आपको बोल सकते हैं कि आप इस सिनेरियो में हो तो आप क्या करोगे, या फिर जैसे मैं एक 2 व्हीलर कंपनी के ऑडिट के अंदर इंक्लूडेड था, तो वो मेरे से पूछते हैं कि राजस्थान के अंदर पूरे साल में कितने 2 व्हीलर्स बिक सकते हैं कि एनुअल सेल्स बताओ। तो मैंने उसको एक गेस्टीमेट है, तो मैंने उसको गेस्ट करके बताया। तो इस तरीके की क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं आपके एनालिटिकल स्किल्स देखने के लिए। उसके बाद अगर आप एक FP&A रोल के लिए जा रहे हो, तो FP&A रोल के लिए भाई आपको FM आनी चाहिए, बेसिक्स ऑफ FM, यानी कि कैपिटल बजटिंग के बेसिक्स। आपको रेट्स के बारे में पता होना चाहिए, IRR क्या होता है, ये सब चीज़ें। एंड उसी के साथ साथ AFM अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो आपको फ़ायदा रहेगा, बिकॉज AFM में ये कंसेप्ट ब्रशअप हो जाते हैं। एंड FP&A जा रहे हो तो आपको स्टैंडर्ड कोस्टिंग ज़रूर आनी चाहिए भाई, क्योंकि स्टैंडर्ड कोस्टिंग इज़ द कोर ऑफ FP&A। FP&A में बहुत यूज़ होता है, तो अगर ये चीज़ आती है तो बहुत फ़ायदा रहता है FP&A जैसे रोल के अंदर। ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने आपको इंटरव्यू के बिहेवियरल क्वेश्चंस भी बता दिए, यानी कि HR राउंड वाले क्वेश्चंस, प्लस मैंने आपको टेक्निकल क्वेश्चंस भी बता दिए। टेक्निकल में जो रेज्यूमे में लिखा है वो तो कर ही लेना। उसके साथ साथ स्टैंडर्ड्स में आपको 3-4 स्टैंडर्ड्स, रेवेन्यू, लीजेस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेशन, ये स्टैंडर्ड्स कर लेना। एंड उसी के साथ साथ अगर आप FP&A में जा रहे हो तो स्टैंडर्ड कोस्टिंग, बजट कोस्टिंग, उसके साथ साथ FM के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, कैपिटल बजटिंग, और अगर आपको स्पेसिफिक और डोमेन में जा रहे हो जैसे टैक्स है, ट्रांसफर प्राइसिंग, तो उनके भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से मोटा मोटा ये सब चीज़ें ही होती है। कुछ जनरल आपसे एप्टीट्यूड वाली चीज़ें पूछ सकते हैं, तो ऐसा इतना मुश्किल नहीं होते इंटरव्यूज़, आपको बस कॉन्फिडेंस रखना है, दैट्स इट। और बाकी इंटरव्यूज़ के अंदर ऐसा कुछ मुश्किल नहीं होता। और रही बात मैंने कौन से कुछ रिसोर्सेज बताया था आपको, फ्री रिसोर्सेज जो मैंने यूज़ करे थे, एक माई स्टूडेंट क्लब नाम से वेबसाइट है, उस पर आप रेफ़र कर सकते हैं। तो वहाँ पे वैकेंसीज पोस्ट होती रहती है, तो वो बहुत हेल्प करता है। एंड उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी वैकेंसीज आती रहती है, एंड आपके जैसे एस्पिरेंट्स मिलेंगे आपको, तो वो आप उनसे बातें वगैरह भी कर सकते हैं एंड पूछ सकते हैं कि कैसे कैसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की एप्लीकेशंस चल रही है लोगों की।
तो मेजरली ये 2 रिसोर्सेज प्लस लिंक्डइन इज़ अ रिसोर्स, तो लिंक्डइन पे भी आप अप्लाई वगैरह कर सकते हैं, लिंक्डइन पे वैकेंसीज ढूंढ सकते हैं। ये 2-3 रिसोर्स आप यूज़ करेंगे तो आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की जो हंट है वो थोड़ी सी ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से प्रीटी मच आई हैव समड इट अप कि भाई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कैसे मिलेगी, यही तरीका है भाई कि रिज्यूमे अच्छा बना लोगे, पर रिज्यूमे की विजिबिलिटी बढ़ाना ज़रूरी है, ठीक है। विजिबिलिटी बढ़ गई, कॉल आएंगे, कॉल आने के बाद आपके इंडस्ट्रियल लगने के चांस हो जाएंगे अगर आप इंटरव्यू अच्छे से कर देते हो। सो दिस इज़ द थिंग। तो मेरे हिसाब से आई बिलीव दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू। और अगर आपको कोई भी डाउट है या क्वेरी है, आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हार्ड। थैंक यू।